अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। आइए लिसनर्स, डीएसपी मलिक सफ्दर की एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी हिस्सेदार सुनते हैं। इन दिनों मैं मौजा रखा वाली के थाने में तैनात था। ये गांव एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। वो माह नवंबर के इब्तिदाई अय्याम थे। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था। मुझे इस थाने में आए अभी चंद रोज़ ही हुए थे। यूँ महसूस होता था कि मुझसे पहले वाला थाना इंचार्ज मजीद खरल को हाथ पांव हिलाना पसंद नहीं था। मेरे लिए इस थाने में ढेरों काम जमा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और काम में जुट गया। एक रोज़ मैं दोपहर के खाने से फारिग होकर ये सोच रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी सोच विचार में सहपहर हो गई और अब मैं एक फ़ैसले पर पहुंचने के बाद पटवारी दोस्त मोहम्मद से मिलने जा रहा था कि मुझे अचानक अपने प्रोग्राम में तब्दीली करना पड़ी। प्रोग्राम में तब्दीली का बाइस वो हंगामी इतला थी जिसमें डाकुओं के मुसल्लह गिरोह ने एक बारात पर हमला कर दिया था। जाए वकुआ से फरार होकर चंद अफराद थाने पहुंचे और मुझे बताया कि उधर जंगल में खौफनाक वारदात हो गई है। वो कुल 4 अफराद थे। दुल्हन का चचा अमीर बख्श, दूल्हा का बड़ा भाई गुलजार हुसैन और 2 दीगर बाराती। मैंने अमीर बख्श और गुलजार को अपने कमरे में बुला लिया। वो 3 और 4 बजे का दरमियानी वक्त था। यह ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था कि मैं थाने में बैठकर मुतासरीन के तवील इंटरव्यूज़ नहीं कर सकता था। सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी थी कि मैं फिलफौर जाए वकुआ पर पहुंच जाऊं, ताहम फरियादियों से इब्तिदाई पूछगछ भी ज़रूरी थी। जब ही मैंने अमीर बख्श और गुलजार को अंदर बुलाया था। अमीर बख्श की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। इसी ने मुझे अंदोनाक वाक़ये के बारे में बताया था। बड़े परेशान लहजे में इसने कहा था, थानेदार साहब, हम तो लुट गए, खाना ख़राब हो गया हमारा। ये मुझे मालूम हो चुका था कि दोनों में से किसी भी पार्टी का ताल्लुक मौजा रखवाली से नहीं था। इसी तनाजुर में मैंने अमीर बख्श चाचा से कहा, घबराओ नहीं अमीर बख्श, सब ठीक हो जाएगा। तुम दिमाग को काबू में रखते हुए मुझे बताओ कि बारात कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। जनाब, वो रुहासी आवाज़ में बोला, बारात आज कोई 10 बजे सुबह जसकानीपुर पहुंची थी। हमारा ताल्लुक जसकानीपुर से है। फिर उसने पहलू में बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा किया और मज़ीद बताया, ये दूल्हा का बड़ा भाई है, गुलजार। ये लोग उधर सुल्तानाबाद में रहते हैं। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया। निकाह की तकरीब हुई। खाना खिलाने के बाद रुखसती हुई। हम कोई 2 बजे के करीब जसकानीपुर से रवाना हुए थे। उम्मीद थी कि शाम होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते ही में वो बोलते बोलते चुप हो गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने सवालिया नज़र से गुलजार की तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए जल्दी से बोला। इसका अंदाज़ सवालिया था। थानेदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि जसकानीपुर और सुल्तानाबाद के बीच जंगल पड़ता है। सुल्तानाबाद और जसकानीपुर नामी ये दोनों गांव मेरे थाने की हुदूद में आते थे। इसलिए मुझे मालूम था कि तकरीबन उनके दरमियान जंगल का एक हिस्सा पड़ता है। मैंने गुलजार की आंखों में देखते हुए सर को अस्बादी जुम्बिश दी और कहा, हाँ मुझे पता है। वो मज़ीद बताने लगा कि जब हम सब लोग जंगल के इस हिस्से में पहुँचे तो डाकुओं के एक जत्थे ने अचानक हम पर हमला कर दिया। हम इस उफ्ताद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, लिहाजा पूरी बारात में अफरा तफरी फैल गई। डाकुओं ने फायरिंग करके सबको खौफजदा कर दिया और लूट खसोट में मसरूफ़ हो गए। इन्हें अपना काम मुकम्मल करने में 10 से 15 मिनट लगे होंगे। इसके बाद वो अपने घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल में गायब हो गए और हम इस वाक़ये की इतला देने आपके पास थाने आ गए हैं। बारात में कुल कितने अफराद शामिल थे? मैंने पूछा। दूल्हा समेत हम कुल 25 अफराद थे, जो सुबह 8 बजे सुल्तानाबाद से रवाना हुए और कमोबेश 10 बजे जसखानीपुर पहुंचे थे। गुलजार ने जवाब दिया। वापसी में दुल्हन समेत कुल 15 अफराद उधर से भी शामिल हो गए। यूँ समझें कि जब डाकुओं ने हम पर हमला किया तो हम लगभग 40 अफराद थे। तुम चारों इतला देने थाने आए हो? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। बाकी 36 क्या उधर जाए वारदात पर ही रुककर पुलिस की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, वो लोग उधर ही हैं, गुलजार ने जवाब दिया। ठीक है,
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، ہم ابھی 5 منٹ میں نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ موضع جسکانی پور میرے تھانے یعنی کہ موضع رکھا والی سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ سلطان آباد جسکانی پور سے مغربی سمت میں تھا۔ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کم و بیش 8 میل کی دوری پر موجود تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ناہموار کچا راستہ مہیا تھا، جس پر گھوڑے، بیل گاڑیاں اور ٹانگے وغیرہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل کا بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطان آباد سے 25 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے یہ لوگ دلہن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان میں دولہا سمیت 15 مرد اور 10 لڑکیاں اور عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک ٹانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ پھر واپسی میں دلہن سمیت 15 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں 7 مرد اور 8 لڑکیاں عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے ایک ٹانگا اور 3 گھوڑے استعمال کیے تھے۔ اس حساب سے کل ملا کر جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دولہا دلہن سمیت 22 مرد، 18 عورتیں، 12 گھوڑے، 2 ٹانگے، 1 بیل گاڑی اور اس گاڑی پر لدا جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی کو بھی بیل گاڑی پر ہی رکھا گیا تھا اور دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مردوں کی جو کل تعداد 22 بیان کی گئی ہے، ان میں 2 کوچوان اور 1 بیل گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل تھا۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطان آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا تو مسلح ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ گاؤں دیہات میں اس زمانے میں اور آج کل بھی شادی بیاہ دن میں ہی ہوتے ہیں۔ عموماً سے پہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دولہا اپنی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جائے۔ گاؤں میں اگر بارات کو زیادہ دور جانا ہو تو کھانے کے فوراً بعد رخصتی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا۔ البتہ اگر دولہا کا گاؤں بغل میں یا نزدیک ہو تو رخصتی کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے ڈھانٹے لگا رکھے تھے۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ وہ گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے تھے اور آنن فانن میں انہوں نے بے فکری سے بارات پر ہلہ بول دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہٰذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ ڈاکو چونکہ پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے باراتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ 1-2 افراد کو اچھا خاصا زخمی بھی کر دیا گیا تھا، جبکہ نصف درجن کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الغرض 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام تر قیمتی سامان، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ ور ہوئے تھے، اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دولہا دلہن کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑا دیا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کے گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ مذکورہ واردات لگ بھگ 3 بجے سپہر کو پیش آئی تھی اور اب وقت کھسک کر 5 کے قریب جا چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لٹیرے ابھی جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگرچہ روشن نہیں تھے، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔
डाकुओं के इस मुसल्लह गिरोह ने आनन फानन में भरी बारात को नकदी, जेवरात और कीमती सामान से खाली कर दिया था। सबसे ज्यादा नुकसान बैलगाड़ी पर लदे हुए साजो सामान को पहुंचाया गया था। अलावा इसी वो बदमाश टोला इस बड़े सूटकेस को भी अपने साथ उठा ले गया था, जिसमें दुल्हन के कीमती मलबूसात और दीगर पहनावे रखे गए थे। इन नताइज से वाज़ेह होता था कि वो महज लूटमार की एक संगीन वारदात थी। इसमें किसी दुश्मनी या इंतकाम का हाथ नहीं था, और ये भी जाहिर होता था कि डाकुओं के मज़कूरा मुसल्लह गिरोह को बारात की वापसी के प्रोग्राम से मुकम्मल आगाही हासिल थी। ये कोई इत्तेफाकिया वारदात नहीं थी। डाकुओं की वहशत और जोर ज़बरदस्ती से बेशतर बाराती जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर हुए थे, जिनमें लगभग निस्फ दर्जन को मामूली चोटें आई थीं। एक दो ऐसे जख्मी थे जिसे मुनासिब मरहम पट्टी की ज़रूरत थी। अलबत्ता वो शख्स जिसकी टांग में गोली लगी थी, इसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भिजवाना ज़रूरी था। गोली इसकी रान के अंदर फंस कर रह गई थी। अगर ज़्यादा देर तक गोली गोश्त के अंदर मौजूद रहती तो जहर फैलने के इम्कानात रोशन थे। लिहाजा मैंने 2 अफराद के साथ उसे टांगे में सवार कराया और फिलफौर अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया। ये भी देखने में आया था कि डाकुओं के जुल्म और सितम का निशाना सिर्फ बाराती मर्द ही बने थे। किसी लड़की या औरत को उन्होंने छूने की कोशिश तक न की थी। शाम के 5 बज चुके थे। इस मकाम से बारात को सुल्तानाबाद पहुंचने के लिए 1 घंटे का वक्त दरकार था, और इन दिनों पौने 6 बजे तक मगरिब की अजान हो जाया करती थी। यानी कि अगर वो लोग फिलफौर भी रवाना हो जाते तो सुल्तानाबाद पहुंचते पहुंचते इन्हें अंधेरा हो ही जाना था। लिहाजा एक फौरी ख्याल के तहत मैंने लड़की यानी कि दुल्हन, जिसका नाम साइका था, उसके चाचा अमीर बख्श और लड़के यानी कि दूल्हा जब्बार हुसैन के बाप सत्तार हुसैन को अपने पास बुलाया और गहरी संजीदगी से कहा, आप लोगों के बयानात और दीगर मामलात को बाद में देखा जा सकता है। इस वक्त सबसे अहम मामला तुम लोगों की रवानगी का है, और ये फैसला तुम्ही ने आपस में बाहमी सुलह मशवरे से करना है। सलाह मशवरा, फैसला? सत्तार हुसैन ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। अमीर बख्श ने कहा कि आप किस फैसले की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? यहाँ से रवानगी का फैसला, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये फैसला कि इस वाक़ये के बाद आप लोगों ने सुल्तानाबाद की तरफ सफ़र करना है या फिर जसकानीपुर की तरफ वापसी होगी। जनाब, वापसी वाली कोई कहानी नहीं होगी, सत्तार हुसैन ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। मैं अपने बेटे को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। उधर सुल्तानाबाद में बड़ी शिद्दत से हमारा इंतज़ार हो रहा होगा। हमें 4 सवा 4 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुँच जाना चाहिए था, और आधे रास्ते ही में 5 से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सुल्तानाबाद वालों के इंतज़ार में बेचैनी और तशवीश भी शामिल होगी। हो सकता है सुल्तानाबाद से कुछ लोग हमारी खैरियत दरियाफ्त करने इस तरफ का रुख भी कर चुके हों, और वो लोग अब तक में यहाँ पहुँचने वाले भी हों। सत्तार हुसैन की बात में पसंद था। वो जिस बात का खदशा जाहिर कर रहा था, वैसा होना ऐन मुमकिन था। दूल्हा के चाचा अमीर बख्श ने इसकी बात की तायीद करते हुए कहा, सत्तार बिल्कुल सही कह रहा है। बारात को जल्द से जल्द सुल्तानाबाद के सिमत रवाना हो जाना चाहिए। ये तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि बारात वापस जसकानीपुर ले जाई जाए। साइका का बाप और मेरा बड़ा भाई कदीर बख्श इस दुनिया में बाकी नहीं है। चंद साल पहले इसका इंतकाल हो गया था। मैंने बाप बनकर साइका को ब्याया है। लूट मार का जो वाक़या पेश आ चुका, वही कुछ कम नहीं है। अगर साइका की डोली वापस जाएगी तो इसे बहुत ही बुरा समझा जाएगा। साइका और इसकी बीमार माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। उसने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके गर्दन को नफ़ी में झटका और फिर हतमी लहजे में बोला, नहीं जनाब, इस बारात को हर कीमत पर सुल्तानाबाद ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, मैंने सर को अस्पाती जुम्बिश दी और फिर कहा, जब आप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बारात को सुल्तानाबाद जाना चाहिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप लोगों को मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने टटोलती हुई नज़र से बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांका और फिर बात पूरी करते हुए कहा, कल किसी भी वक्त आप लोग मेरे पास थाने में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आप दोनों के साथ साथ 2-3 ऐसे मोतबर अफराद भी होंगे जो इस बारात में शामिल हैं और इस अफसोसनाक वाक़ये के चश्मदीद गवाह भी हैं। सरे दस्त में किसी भी बाराती को रोक नहीं रहा,
لیکن کل آپ کو ہر صورت میں یہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، امیر بخش نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ستار حسین بولا، تھانے دار صاحب، ہم کل آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی وقت طے کر لیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ وقت شام کے قریب ہی کا ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، عزت، جان اور مال میں سب سے زیادہ اہمیت عزت کی، اس کے بعد جان کی اور سب سے آخر میں مال کی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عزت اور جان محفوظ رہی ہے۔ مال و دولت اور زیورات کا کیا ہے؟ انسان زندہ رہے تو یہ چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے کل ولیمہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگا۔ ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد جب امیر بخش اور جسکانی پور کے دیگر لوگ واپسی کی راہ اختیار کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔ آپ کا تھانہ موضع رکھاں والی میں ہے، جو جسکانی پور کے بہت قریب واقع ہے۔ میں نے ستار حسین کے پروگرام سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ مقام لٹ پٹاں سے روانہ ہوتے، ستار حسین کا خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ سلطان آباد کی سمت سے چند گھڑ سواروں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ وہ 4 یا 5 گھڑ سوار تھے جو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ناہموار کچے راستے پر گھوڑوں کے پاؤں کی مخصوص آوازیں ابھر رہی تھیں۔ امیر بخش اور ستار حسین نے چونک کر بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں اس وقت جس نوعیت کے خیالات ابھر رہے تھے، میں اچھی طرح ان سے آگاہ تھا، لہٰذا میں نے ان کی سوچ کی تائید کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے ہی لمحے ہم سب کے اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ گھڑ سوار ہماری نظروں میں آ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ان سب کا تعلق سلطان آباد سے تھا اور وہ ان لوگوں کی خیریت دریافت کرنے ہی یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ 2 نے رائفلیں سنبھال رکھی تھیں اور باقی 2 کی کمر پر ریوالور والے مخصوص بیلٹ نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بیلٹ بلکہ چرمی ہولسٹرز میں ریوالور کے دستے بھی جھانک رہے تھے، جس سے ان کے عزائم کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان گھڑ سواروں کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ اگر 4 بجے تک بارات سلطان آباد نہیں پہنچی تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب بھی وہ پوری تیاری کے ساتھ ادھر آئے تھے، آنے والوں نے بارات کی کیفیت دیکھی اور ان لوگوں کے ساتھ ایک تھانے دار کو موجود پایا تو پلک جھپکتے میں صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں نے بھی انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ ستار نے ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھا جو گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ ریوالور بردار گھڑ سواروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، یہ جھارا اور جھورا ہیں۔ چودھری سلطان کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ آئے ہیں، اس نے باقی 2 رائفل برداروں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ پٹواری حیات اللہ کا بیٹا مشتاق عرف مشتاقہ اور یہ اس کا دوست سلیم عرف سیما ہے۔ مشتاق ایک پستہ کامت شخص تھا، جبکہ سلیم کا قد لمبا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں دوست کبڈی کے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ میں نے ان چاروں کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینے کے بعد ستار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ان سب جوانوں کا تعلق موضع سلطان آباد سے ہے؟ جی ہاں، یہ میرے ہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا تم نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ان میں سے کوئی بارات میں شامل کیوں نہیں؟ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا، ستار حسین نے جواب میں بتایا۔ جی، ان تمام لوگوں اور ان کے گھر والوں کو میں نے جبار کی شادی کی دعوت دی تھی، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بارات کے ساتھ سلطان آباد سے جسکانی پور نہ آ سکا۔ مشتاق اور سیما کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے تھانے دار جی، زبیر عرف جھارا نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں تو کل شام میں چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے۔ دونوں سے اس کی مراد وہ اور منظور عرف جھورا تھا۔ ہم آج دوپہر کے بعد ہی وہاں سے واپس آئے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سپہر میں ہماری واپسی ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، جب ہم سلطان آباد پہنچے تو پتہ چلا کہ جبار کی بارات واپس نہیں آئی۔ ادھر مشتاق اور سیما تیار کھڑے تھے،
ताकि इधर आकर सूरत हाल का जायजा ले सकें। यह खबर चौधरी साहब की हवेली में भी पहुंच चुकी थी कि जब्बार की बारात को वापसी में खासी देर हो गई है। लिहाजा चौधरी साहब ने हुक्म दिया कि हम दोनों भी मुश्ताका और सीमा के हमरा जाएं, और हम आ गए। बस इतनी सी बात है। मुश्ताका और सीमा ने बारात में अदम शमूलियत के लिए कोई वजाहत पेश करना ज़रूरी न समझा, और मैंने भी इस मौके पर कोई कुरेद वगैरह करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, काश तुम लोगों में से कोई 2 मुसल्लह अफराद भी जब्बार की बारात के साथ शामिल होते तो डाकुओं को यूं मनमानी न करने की जुर्रत होती। अगर वो बारातियों को डराने धमकाने के लिए 3 फायर करते तो एक आध गोली इधर से भी चलती। हथियार की अपनी एक मखसूस दहशत होती है। पता नहीं सत्तार हुसैन ने इस जानिब ध्यान क्यों नहीं दिया। क्यों सत्तार हुसैन? मैंने सवालिया नज़र से दूल्हा के बाप की तरफ देखा तो वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, थानेदार साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने यही सोचा था कि दिन का सफ़र है, अंधेरा होने से पहले हम वापस सुल्तानाबाद पहुंच जाएंगे, इसलिए भी इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। झूरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, आपने अगर मौके की कार्रवाई मुकम्मल कर ली हो तो हमें जाने की इजाज़त दे दें, वरना इधर सुल्तानाबाद में खलबली मच जाएगी और मुमकिन है कि लोगों का कोई बड़ा जत्था इधर आने के लिए वहाँ से चल पड़े। मुश्ताका ने झूरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जनाब, बारात का जो भी नुकसान होना था वो तो हो चुका, यहाँ रुककर वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। झूरे ने बिल्कुल सही कहा है, हमें फौरी तौर पर सुल्तानाबाद रवाना हो जाना चाहिए। आप डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जो भी कार्रवाई करना चाहें वो आपकी मर्जी है। इस सिलसिले में हमसे जो भी ताउन चाहिए हम हाजिर हैं। मुश्ताका की बात में वज़न था, और वैसे भी मैं इस हवाले से एक हतमी फैसला कर चुका था। न सिर्फ फैसला कर चुका था बल्कि मैंने इस फैसले से सत्तार हुसैन और अमीर बख्श को भी आगाह कर दिया था। मैं भी इन लोगों के रवाना होने के हक़ में था, इसीलिए अगले रोज़ इन्हें थाने आने को कहा था। मैंने चारों मुसल्लह अफराद की निगरानी में दीगर बारातियों को जंगल के इस हिस्से से कूच करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इससे पहले कि वो लुटा पिटा काफिला वहाँ से रवाना होता, वो पुलिस पार्टी वापस आ गई जिन्हें मैंने डाकुओं की खैरियत दरियाफ्त करने जंगल के निस्बतन घने शुमाली हिस्से की सिमत दौड़ाया था। इन सब के चेहरे उतरे हुए थे, जैसा कि मैं तवक्को भी कर रहा था। वो मुतलाशी मिशन में नाकाम नामुराद वापस लौटे थे। वो जहाँ तक भी गए डाकुओं का नामो निशान देखने को ना मिला। मज़ीद आगे जाना खतरे से खाली ना होता, क्योंकि आधे घंटे के बाद सूरज गुरूब हो जाता। घने जंगल की तारीकी में डाकुओं के इस मुसल्लह शैतानी टोले को तलाश करना ऐसा ही था जैसे कोई गोताखोर बहरे उकियानूस की तह में उतरकर कॉमन पिन ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बारातियों को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हो चुकी तो उन्होंने वहाँ मज़ीद 1 सेकंड भी रुकना ज़रूरी न समझा। इनके रवाना होते ही हम लोग भी वापसी के लिए चल पड़े। मैंने जिन एहलकारों की टीम तश्कील देकर डाकुओं की तलाश में जंगल की तरफ रवाना किया था वो कुल 4 अफराद थे, आफ्ताब, मंसूर, सिद्दीक और फारूक। फारूक इनमें सीनियर था और मैंने इसको टीम लीडर भी मुकर्रर किया था। वापसी के सफ़र में उसने मुझसे कहा, मलिक साहब, डाकुओं की सही सिमत का अंदाज़ा लगाने और इन तक रसाई हासिल करने के लिए हमें किसी खोजी की मदद लेना होगी। उसके बगैर ये मुहिम सर होती नज़र नहीं आती। ये नुक्ता मेरे जहन में भी है फारूक, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये काम इतना सहल साबित नहीं होगा जितना कि बज़ाहिर दिखाई देता है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये जंगल खासे वसी रकबे पर फैला हुआ है। हम घोड़ों पर सवार मुमकिन तेज़ रफ्तारी से थाने की जानिब बढ़ रहे थे। इस कच्चे रास्ते को जंगल का सिर्फ जुनूबी कोना टच करना था, जहां डाकुओं ने हल्ला बोलकर इस बारात को बेसरो सामान कर दिया था। शाम का अंधेरा फैलने से पहले हम लोग इस हिस्से से निकल आए थे और बड़ी कामयाबी से थाने की तरफ गामजन थे। कांस्टेबल फारूक ने मेरी बात के जवाब में कहा, जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जुनूब की सिमत किसी तलाश की ज़रूरत है और ना ही कोई फ़ायदा। बारातियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जाए वारदात से डाकुओं ने शुमाल का रुख किया है तो वो यकीनन उधर ही गए होंगे, और शुमाल में ये जंगल लगभग 10 मील के फासले तक फैला हुआ है। ये अच्छी खासी दूरी है। मगर वो जुमला अधूरा छोड़कर रुका और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद बोला,
खुरा उठाने के सिवा कोई चारा भी तो नजर नहीं आता। डाकुओं ने अपने चेहरों को ढाटों के पीछे छुपा रखा था ताकि इनकी शनाख्त न हो सके। बारात में शामिल 40 अफराद में से कोई भी ये नहीं जानता कि इनके हुलिये क्या थे। अगर डाकुओं तक पहुंचना है या इनके रूट का पता चलाना है तो वाहिद जरिया खोजी की खिदमत ही हो सकती हैं। इस बारे में थाने जाकर ही कोई लाहे अमल बनाएंगे, मैंने गंभीर लहजे में कहा। बातचीत में खासी दुश्वारी महसूस हो रही थी। फारूक का घोड़ा चूंकि मेरे बराबर में दौड़ रहा था, इसलिए हम कोशिश करके गुफ्तगू कर पा रहे थे। फिलहाल हतमी अंदाज में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। जहाँ तक डाकुओं के हुलिये वगैरह का ताल्लुक है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करते हुए मजीद कहा, बारातियों पर तो वो जहन्नमी बलाओं के मानिंद नाजिल हुए थे, इन्हें खुद को बचाने के लाले पड़े हुए थे। रही सही कसर डाकुओं की फायरिंग ने पूरी कर दी थी। इस दहशत भरी फजा में वो इनके हुलियों पर क्या ध्यान देते, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि हमलावरों ने अपने चेहरों को मुकम्मल तौर पर ढाटों के पीछे छुपा रखा हो। बहरहाल मैंने एक मरतबा फिर जुमला अधूरा छोड़ा और फिर इजाफा करते हुए कहा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम डाकुओं को सिरे से नज़रअंदाज ही कर देंगे। इन्हें तलाश तो किया जाएगा और ठीक ठाक तरीके से तलाश किया जाएगा, लेकिन किसी मजबूत प्लानिंग के बाद, और ये सारा काम थाने पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद कांस्टेबल फारूक ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जब हमने थाने के अहाते में कदम रखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज गुरूब हुए घंटा भर होने को आया था। चारसू तारीकी ने अपना डेरा जमा लिया था। फजा में खुनकी का तनासुब भी बड़ी तेजी से बढ़ा था। मगरिब की नमाज का वक्त गुजर गया था। अब इस नमाज को इशा की नमाज के साथ मिलाकर ही पढ़ा जा सकता था। मैंने मुँह हाथ धोया और रात के खाने से इंसाफ करने लगा। आइंदा रोज़ मैं पटवारी दोस्त मोहम्मद और उसके बेटे जफर महमूद की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि एएसआई एजाज हुसैन मेरे कमरे में आ गया। मैंने उससे मुख्तसरन डाकुओं की कारफरमाई के हवाले से आगाह किया, फिर इसकी राय जानने के लिए सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, मलिक साहब, खुरा उठाने वाला आइडिया बुरा तो नहीं, लेकिन मुझे उसके नताइज बरामद होते नज़र नहीं आते और इसकी भी एक ख़ास वजह है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की और फिर बोला, अव्वल तो अगर सिर्फ शुमाली सिमत ही में डाकुओं का खुरा उठाने का काम शुरू करें तो लगभग 12 मील तक जंगल की खाक छानना पड़ेगी, और मुहिम जोई का ज़्यादा ही शौक हो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे जंगल का कोना कोना झांका जा सकता है, मगर इस काम के लिए कम से कम 1 हफ्ता दरकार होगा। इस भागदौड़ के बाद अगर ये मालूम हुआ कि डाकुओं का वो गिरोह जंगल अबूर करके कहीं और निकल गया है तो हम क्या बिगाड़ लेंगे इनका। इस जंगल के शुमाली किनारे पर एक नीम पुख्ता सड़क है जो 2 बड़े अजला की 2 तहसीलों को आपस में मिलाने का काम करती है। मज़कूरा दोनों तहसीलों के बीच भी कम से कम 20-25 मील का फासला है। मैं तुम्हारे ख्यालात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ एजाज हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन एक अहम पॉइंट को तुम भूल रहे हो। कौन सा पॉइंट मलिक साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये ठीक है कि हम पूरे जंगल का चप्पा चप्पा नहीं छान सकते। अगर डाकू इस जंगल में मुकीम नहीं हैं और उनका मुस्तकिल ठिकाना जंगल के अलावा कहीं और है और वो वहाँ से निकलकर कहीं और जा चुके हैं तो इन तक रसाई का अमल खासा दुश्वार गुजार साबित हो सकता है। तुमने 2 बड़ी तहसीलों और नीम पुख्ता सड़क का हवाला तो दिया, लेकिन ये भूल गए कि जंगल के शुमाली किनारे पर इसी नीम पुख्ता सड़क की दूसरी जानिब जगसेफ नामी एक बड़ा गांव वाक़ है। इसी तरह जंगल के मशरक़ी और मगरबी किनारों पर भी या किनारों से कुछ फासले पर गांव देहात होंगे। मुमकिन है लुटेरों का वो गिरोह इस जंगल के बीचों बीच किसी भी सिमत निकल गया हो। मैं तो इस इलाके में नया हूँ, तुम यहाँ की जोग्राफी से अच्छी तरह वाकिफ़ होगे, मुझे इस बारे में कुछ बताओगे? क्यों नहीं मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। फिर चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद उसने बताना शुरू किया, अगर हम जाए वकुआ से नाक की सीध में
شمالی سمت جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے نیم پختہ سڑک آ جائے گی اور اس سڑک کی دوسری جانب آ کے چک سیف بھی آباد ہے۔ لیکن اگر ہم جنگل کے دائیں بائیں کا جائزہ لینا چاہیں تو وہ تھوڑی توقف کے بعد بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس جنگل میں لگ بھگ 2 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک راستہ نکلتا ہے جو جنگل سے باہر آنے کے بعد کوٹ فرمان علی نامی ایک گاؤں تک جاتا ہے۔ جنگل کے کنارے سے کوٹ فرمان علی تک 6 میل کا فاصلہ ہوگا۔ کوٹ فرمان علی، میں نے زیر لب دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کبھی سنا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا۔ ASI جنگلی راستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسی طرح اگر جنگل میں 5 میل آگے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر سفر جاری رکھیں تو جنگل سے باہر نکل کر فرید نگر کا راستہ مل جاتا ہے۔ جنگل کے اس بیرونی مقام سے فرید نگر تک کم و بیش 2 میل کا فاصلہ ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید نگر ہمارے رکھاں والی سے صرف 4 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چک سیف، فرید نگر اور کوٹ فرمان علی نامی ان تینوں گاؤں کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگل والے معاملے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو اعجاز حسین سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں کا وہ بدماش ٹولہ باراتیوں اور دولہا دلہن کی نقدی اور زیورات کے علاوہ 2 سوٹ کیس بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے، جس میں دلہن کے ملبوسات اور دیگر استعمال کی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دلہن کے 1-2 طلائی زیورات بھی اس سوٹ کیس میں موجود تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکو اس سوٹ کیس کو اٹھائے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ ڈاکو اور چور وزنی اور بڑے سائز کی اشیاء سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی اشیاء ان کے لیے اکثر پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے کبھی امید ہے کہ ڈاکوؤں نے جنگل کے کسی مقام پر مذکورہ سوٹ کیس کو کھول کر اس کے اندرون کا جائزہ لیا ہوگا، اور کام کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ اس سوٹ کیس کو جنگل ہی میں کہیں پھینک گئے ہوں گے۔ ہم اگر مذکورہ سوٹ کیس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا تعین کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے اعجاز حسین؟ آخری جملہ میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہمیں ڈاکوؤں کی تلاش کا آغاز جنگل ہی سے کرنا ہوگا، اور اگر خوش قسمتی سے وہ سوٹ کیس ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اسی مقام سے کھرا اٹھا کر ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ کھوجی کو تو شروع ہی سے ساتھ رکھنا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ مذکورہ سوٹ کیس کے متوقع مقام تک پہنچنا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی تجربہ کار کھوجی رہتا ہے ملک صاحب، اعجاز حسین نے سنجیدہ لہجے میں بتایا، اس کا نام اللہ دتہ ہے۔ اللہ دتہ کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نظر کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ نگاہ ایسی تیز ہے کہ کھرا اٹھانے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ بابا دتہ پر موسم کی سختی اثر انداز نہیں ہوتی۔ شدید تیز سردی ہو یا روح فنا کر دینے والی گرمی، وہ ہر موسم میں ایک ہی لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے، ململ کا کرتا، لٹھے کی دھوتی اور ململ ہی کا صافہ۔ کسی نے کبھی اسے یہ شکوہ کرتے دیکھا نہ سنا کہ ہائے، آج تو قیامت کی گرمی ہے، اف اللہ، آج کتنی سردی ہے۔ ایسا ناب کا موزہ رکھاں والی میں موجود ہے، اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، میں نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم فوراً اسے یہاں بلاؤ تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آپ کے حکم کی دیر تھی ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں ابھی سے یہاں بلوائے لیتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اعجاز حسین میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ روز سہ پہر میں فاروق کی زیر نگرانی میں نے ایک مختصر سی پولیس پارٹی
डाकुओं के ताक़ुब में जंगल की जानिब रवाना की थी, जो हस्बे तवक्को नाकाम और नामुराद वापस लौटे थे। मैं फारूक से जंगल का अहवाल मालूम करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे कमरे में मौजूद था। इब्तिदाई पूछगछ तो मैं इससे पहले ही कर चुका था। वो मेरे सामने आकर बैठ चुका तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, फारूक, तुम लोग गुज़िश्ता रोज़ जंगल के अंदर जहाँ तक भी गए, इस रास्ते में तुम्हें किसी जगह कोई सूटकेस वगैरह पड़ा तो दिखाई नहीं दिया था? कैसा सूटकेस मलिक साहब? वो मुतसब्सब अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए इसे बताया, एक ऐसा सूटकेस जिसकी तैयारी में रेक्सीन इस्तेमाल किया गया हो। इस रेक्सीन का ग्राउंड ग्रे कलर और इस पर रेड कलर का चेक बना हो। इसके साथ ही चेक की ब्लैक पट्टियाँ भी हों, यानी रेक्सीन की ग्रे ग्राउंड पर रेड एंड ब्लैक चेक प्रिंट हो। अमीर बख्श और सत्तार हुसैन की ज़बानी इस सूटकेस के बारे में मुझे सिर्फ इतनी ही मालूमात हासिल हुई थी। फारूक ने चंद लम्हात तक सोचने के बाद नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं मलिक साहब, ऐसा सूटकेस तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ऐसा क्या किसी भी तरह का सूटकेस जंगल में पड़ा दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों ने ज़्यादातर सफ़र किस सिमत में किया था? मैंने पूछा। हम जाए वकुआ से सीधे शुमाली सिमत में गए थे, जैसा कि बारातियों ने डाकुओं के फरार के हवाले से निशानदही की थी, फारूक ने संजीदा लहजे में बताया। एक ही रुख में आगे बढ़ते हुए हम अपने दाएं बाएं भी नज़र दौड़ाते जा रहे थे, लेकिन इस रास्ते में सिवाय घने दरख्तों के ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसे काबिल ज़िक्र समझा जाए। थोड़ी देर पहले एएसआई एजाज हुसैन से होने वाली गुफ्तगू मेरे जहन में ताज़ा थी। इसी की रोशनी में मैंने फारूक से सवाल किया, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम लोगों ने जंगल के मशरक़ी और मग़रबी हिस्सों का बिल्कुल रुख नहीं किया? जी हाँ, हकीकत यही है, उसने जवाब दिया। मैं मज़ीद चंद मिनट तक फारूक से बातचीत करता रहा। हमारे मौजू का मरकज़ व महवर डाकू और जंगल ही था। मैंने इसे आइंदा लाहे अमल के बारे में भी बताया कि मैं इसे किस तरह खोजी अल्लाह दिता की मदद से डाकुओं तक रसाई हासिल करने का प्रोग्राम बना चुका हूँ। उसने भी खोजी अल्लाह दिता की तारीफ़ की और फरमाइशी अंदाज में मुझसे कहा, मलिक साहब, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मिशन में आप मुझे अपने साथ रखें, जैसा कि पहले भी कई केसों में रख चुके हैं। ठीक है फारूक, इस मिशन में मैं तुम्हें अपने हमरा लेकर जाऊंगा, वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थोड़ी देर के बाद एजाज हुसैन मेरे पास आया और आकर मुझे अपनी कारकर्दगी के बारे में मुत्तला करने लगा। मलिक साहब, अल्लाह दिता इस वक्त रखावाली में मौजूद नहीं। इसके घर से पता चला है कि वो दोपहर से पहले वापस आ जाएगा। मैंने इसके घर वालों को ताकीद कर दी है कि वो जैसे ही आए इसे थाने भेज दिया जाए। ये तुमने बहुत अच्छा किया एजाज हुसैन। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। एजाज हुसैन ने इस बात में गर्दन हिला दी। आइंदा 10 मिनट में मैंने एजाज को अपने और फारूक के प्रोग्राम से मुतालिक आगाह किया और बताया कि हम खोजी अल्लाह दिता की मदद से किस तरह डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा और इस दौरान मैं वक्फे वक्फे से अपने सर को अस्बाती जुम्बिश भी देता रहा। अपनी बात के इख्तिताम पर मैंने उसे बताया कि एजाज हुसैन, मौसम सरमा ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं और दोपहर के बाद का वक्त तो नहायती तेज़ रफ्तारी से गुजरता है। आज जब हम जंगल का रुख करेंगे तो मुझे नहीं उम्मीद कि एक ही दिन में ये काम मुकम्मल हो सकता है हमें कोई तसल्ली बख्श नतीजा हासिल करने के लिए 2-4 दिन लग जाएं। बाकी दिनों का प्रोग्राम तो बाद में बनाएंगे, लेकिन आज के लिए तुम्हें बहुत होशियार और मोहतात रहना होगा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी उलझन दूर करते हुए कहा, मैंने दूल्हा के बाप सत्तार हुसैन और दुल्हन के चाचा अमीर बख्श को चंद मोतबर बरातियों के हमरा आज थाने बुला रखा है ताकि इनके बाकायदा बयानात कलमबंद किए जा सकें। सत्तार हुसैन ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि वो लोग दोपहर और शाम के बीच किसी वक्त थाने पहुंच जाएंगे और मेरे नए प्रोग्राम के मुताबिक इन औकात में मैं थाने की इमारत से 5-6 मील दूर घने जंगल में मसरूफ़ रहूँगा। लिहाजा मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर कहा,
लिहाजा इस दौरान में तुम्हें थाने के अंदर निहायती मुस्तैद रहना पड़ेगा। थाने के दीगर मामला को हैंडल करने के अलावा तुम्हें डाकुओं की कार्रवाई से मुतासिर होने वाले लोगों के बयानात भी लेना होंगे। आप फिक्र ही न करें मलिक साहब, वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। मैं आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ के मामलात को बड़ी खुश असलूबी से संभाल लूँगा और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शाबाश एजाज, मैंने तौसीफी अंदाज में कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खरल साहब तो जनाब किसी काम में घुसने ही नहीं देते थे। इसका वाज़ेह इशारा साबिक थाना इंचार्ज मजीद खरल की जानिब था। सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। थाने के अमले को तो वो बस हरकारों और प्यादों के मानंद दौड़ाते रहते थे। एजाज हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, किसी भी बिसात पर तुम प्यादों को इतना गैर अहम मत समझो। इनका अपना एक ख़ास किरदार होता है। भाग दौड़ तो इनका मुकद्दर होती ही है, लेकिन अगर खेलने वाले का दिमाग ठीक ठीक काम कर रहा हो तो इन्हीं प्यादों की चालों से खेल कामयाब हो जाता है। वो खासे तल्ख लहजे में बोला। खरल साहब की गर्दन के आखिरी सिरे पर खोपड़ी और खोपड़ी के अंदर दिमाग तो मौजूद था, लेकिन वो दिमाग सिर्फ अपनी आन बान और फ़ायदे के हवाले ही से चालें चलता था। अपने थाने की साख और अमले की कारकर्दगी से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही वो किसी को हाथ पांव और दिमाग हिलाने का मौका देते थे। मजीद खरल साहब मुझसे पहले इस थाने में क्या करते रहे थे, इस बहस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है एजाज हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन मेरा ये तुमसे बल्कि इस थाने के पूरे अमले से वादा है कि हर शख्स को उसकी सतह पर सलाहियतें आजमाने का मौका फराहम करूँगा। एजाज हुसैन ने असबात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। खोजी अल्लाह की उम्र 60 से ज़्यादा थी, ताहम वह हाथ पाँव का मजबूत और चाको चौबंद था। रंगत गहरी सांवली और आंखों में कबूतर के खून जैसी सुर्खी। इसके सर और दाढ़ी के बाल मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुके थे। दाढ़ी निहायती मुख्तसर थी, जो कलमों से एक बारीक सी लेयर की सूरत शुरू होकर ठोड़ी तक पहुंचती थी। गालों पर बराए नाम और ठोड़ी पर गिनती के चंद बाल थे। दराज कामत अल्लाह की दाढ़ी मुख्तसर और नोकदार थी। उसने सफ़ेद कुर्ता और लट्ठे का तहबंद बांध रखा था। सर पर भी मलमल की मुख्तसर सी पगड़ी दिखाई देती थी और पाँव में कच्चे चमड़े का जूता था। वो दोपहर के वक्त थाने पहुंच गया था। अल्लाह से मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद हमने जंगल की जानिब रवानगी का फ़ैसला कर लिया। इस मिशन में खोजी अल्लाह के अलावा कांस्टेबल फारूक मेरे हमरा था। अल्लाह ने निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, मलिक साहब, चूँकि खुरा उठाने की इब्तिदा है, इसलिए मैं ये काम इसी मकाम से शुरू करूँगा जहाँ लूट मार का ये वाक़या पेश आया है, वरना जंगल के अंदर घुसने का एक और आसान और मुख्तसर रास्ता भी है। एजाज हुसैन ने मुझे बताया था कि अल्लाह गिरदोनवा के तमाम इलाकों का हाफिज है और मज़कूरा जंगल भी इन्हीं इलाकों में शामिल था। मैंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हुए फ़ौरन ख्याल आराई की। तुम्हारा मतलब है फरीदनगर की जानिब से? आपका अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त है, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं आम लोगों के सफरी रास्ते की बात नहीं कर रहा। वो लम्हे भर को गहरी सांस लेने की गर्ज से रुका और फिर बोला, जाए वारदात तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रखांवाली के जुनूब मगरिब में लगभग आधा मील सफ़र करके जसकानीपुर पहुंचना होगा और फिर जसकानीपुर से कम 4 मील आगे जंगल के इस जुनूबी कोने में जहां लूटमार का ये वाक़या पेश आया है। जबकि वो एक मरतबा फिर रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, जबकि अगर हम रखांवाली से आम मुसाफिरों वाले रास्ते पर शुमाल में सफ़र करते हुए फरीदनगर पहुँचें तो ये फासला 4 मील होगा और फरीदनगर से 2 मील के फासले पर मगरिब में जंगल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर रखांवाली से शुमाल मगरिब की सिमत सफ़र करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मील का फासला तय करने के बाद हम जंगल के मशरक़ी किनारे को छू लेंगे। लेकिन अल्लाह के खामोश होने पर मैंने कहा, मसला वही है कि हमें तफ्तीश का आगाज़ जाए वक़ुआ ही से करना होगा, है ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। वैसे तुम्हारे फराहम करदा मालूमात और तुम्हारे मुशाहिदे और तजुर्बे को मैं कदम कदम पर इस्तेमाल करूँगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हो सकता है कि खुरा उठाने के इस अमल के दौरान में
کسی مرحلے پر ہمیں اس روٹ کو بھی استعمال اور اختیار کرنا پڑ جائے جس کا ذکر ابھی تم نے کیا ہے۔ جی ہاں، اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ ایسا ممکن ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ہمارا یہ مختصر سا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر اللہ دتہ اور فاروق۔ میرے ذہن میں یہ بات کسی پھانس کے مانند چبھ رہی تھی کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن بچا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کھوج کا زیادہ سے زیادہ کام نمٹانا ہوگا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ظاہر ہے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر ہم نے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے اور لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں گزشتہ روز 6 ڈاکوؤں کے گروہ نے ایک مذموم کارروائی کر کے بھری پوری بارات کو لوٹ لیا تھا۔ کھوجی اللہ دتہ کو میں چونکہ پہلے ہی ساری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے واردات کے مقام پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ دتہ چونکہ ایک تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور صرف 5 منٹ کی تکنیکی چارہ جوئی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ 6 گھڑ سواروں نے جائے واردات سے شمال کی جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور اللہ دتہ کی جانکاری میں ایک بڑا واضح فرق تھا۔ میرے پاس باراتیوں کی فراہم کردہ معلومات تھیں، جبکہ کھوجی اللہ دتہ نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھڑ سوار جنگل کی شمالی سمت میں گئے تھے۔ الغرض کھوجی اللہ دتہ کی تقلید میں ہم دونوں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران میں میرے اور فاروق کے بیچ باہمی گفتگو بھی جاری تھی۔ البتہ اللہ دتہ اس بات چیت میں بالکل حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ وقفے وقفے سے بڑے ماہرانہ انداز میں جنگل کی زمین کا جائزہ لیتا، معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور عزم پایا جاتا تھا۔ جیسے وہ ڈاکوؤں کا کھرا نہ نکال رہا ہو بلکہ کیٹو کی چوٹی سر کرنے میں مصروف ہو۔ ہم نے زیادہ تر پیدل اور بیچ بیچ میں گھوڑوں پر بھی سواری کی۔ دن کے 3 بجے تو میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 2 میل تک جنگل میں آ چکے تھے۔ اللہ دتہ گاہے بگاہے مجھے اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ابتدا ہی میں مجھے بتا دیا تھا کہ شمال کی جانب سفر کرنے والے کل 10 گھوڑوں کا کھرا ملا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان میں 4 وہ گھڑ سوار ہوں گے جنہیں میں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی سمت دوڑایا تھا۔ اسی لیے جب اللہ دتہ ایک مقام پر رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا اللہ دتہ؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بات تو خاص ہی ہے جناب۔ اتنا کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور بغور اس زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، بات کیا ہے اللہ دتہ؟ وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ہم پچھلے 2 گھنٹوں سے گھوڑوں کے جس کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس مقام سے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر زمین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، 2 ٹولیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے جنگل کی مغربی جانب یعنی کہ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، 6 گھڑ سوار یہاں سے اس رخ کو مڑے ہیں، جبکہ باقیوں کا کھرا بتاتا ہے کہ وہ بدستور شمال کی سمت گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، یہاں سے سیدھا آگے جانا ہے یا جنگل کے مغربی حصے میں 6 گھڑ سواروں کے کھرے کا تعاقب کرنا ہے؟ جن گھوڑوں کا کھرا سیدھا شمال کی جانب گیا تھا وہ یقیناً میری بھیجی ہوئی پولیس پارٹی ہی کے افراد تھے، لہٰذا ان کے تعاقب کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ البتہ 6 گھڑ سواروں کا کھرا میری دلچسپی کا باعث تھا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں جنگل کے اندرون کے حوالے سے وہ گفتگو گھوم رہی تھی جو آج صبح میرے اور ASI اعجاز حسین کے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے اسی کی روشنی میں اللہ دتہ سے تصدیقی انداز میں پوچھا، تم تو اس جنگل اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے سے واقف ہو؟ ملک صاحب، جی ہاں، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔
मैंने पूछा। अगर हम यहाँ से 6 घुड़सवारों के ताक़ुब में बाएं जानिब यानी जंगल के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग 5 मील के बाद ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो जंगल के इख्तिताम से एक सीधा रास्ता कोट फरमान अली की तरफ जाता है ना? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं मलिक साहब, वो तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जंगल के मगरबी किनारे से कोट फरमान अली का फासला कोई 6 मील है। तो ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। हम बाएं जानिब मुड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्हीं 6 डाकुओं का खुरा है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बारात पर हल्ला बोलकर लूटमार मचाई थी। अल्लादित्ता ने इत्तेफाक करने वाले अंदाज में गर्दन को हरकत दी और हम बाएं तरफ मुड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगे। मैंने खोजी से पूछा, अल्लादित्ता, जैसा कि तुमने बताया कि तुम यहाँ से जंगल के मगरबी किनारे तक कमोबेश 5 मील का फासला तय कर रहे हो, तो इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक हम कितने बजे जंगल से बाहर निकल जाएंगे? देखें जी, वो मुरब्बियाना लहजे में बोला, अगर हम लोग बाकायदा किसी रास्ते पर सफ़र कर रहे हों और दरमियान कहीं रुकें भी नहीं तो हमें ये फासला ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में तय कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो रुका, एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपने बयान को जारी रखते हुए बोला, एक तो जंगल के अंदर कोई बाकायदा रास्ता नहीं बना हुआ, दूसरा हम रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमें इस जानिब जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंचने में 3.5 से 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। यानी जब हम जंगल से बाहर निकलेंगे तो रात के 6:30-7 बज चुके होंगे। मैंने सवालिया नज़र से अल्लादित्ता की जानिब देखा। मेरे ख्याल में हम 8 बजे से पहले जंगल को नहीं छोड़ सकेंगे, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। मैंने वक्त और फासले का जो हिसाब अभी आपको बताया है वो दिन और रोशनी से मशरूत है। इस वक्त 3 बज चुके हैं और आजकल 5:45 बजे सूरज ग़ुरूब हो जाता है। हमें इस नुक्ते को भी जहन में रखना होगा कि तारीकी छा जाने के बाद हमारे सफ़र की रफ्तार और सिमत के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी मुमकिन है कि हम राह भटक कर कहीं के कहीं निकल जाएं और मेरा 8 बजे का बताया हुआ वक्त भी गलत साबित हो जाए। अल्लादित्ता की बयान करता बातें अगरचे खासी खतरनाक थीं, ताहम मैं इन्हें पुरज़ हकीकत समझता था। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, अल्लादित्ता, तुम अपना काम जारी रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। एक मरतबा फिर हमारा खोज भरा सफ़र शुरू हो गया। थोड़ी आगे आने के बाद कांस्टेबल फारूक ने इतला देने वाले अंदाज में मुझसे कहा, मलिक साहब, हम 1:30 बजे जाए वकुआ पर पहुँचे थे। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग गया है। हाँ, मुझे पता है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? जनाब, आप मेरे अफसर हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार भी। 1 मिनट फारूक, मैंने एक मरतबा फिर क़िते कलामी की और गहरी संजीदगी से कहा, अक्ल और समझ का ताल्लुक अफसरी और मातहती से नहीं बल्कि दिमाग की कारकर्दगी पर मुनहसर है। इंसान बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं, एक आकिल और समझदार इंसान मनफी सोच के ज़ेर असर हलाकत खेज तहज़ीबी कारनामे अंजाम दे सकता है, जबकि मुस्बित सोच का हामिल इंसान हमेशा तामीरी और इंसानियत की भलाई के हवाले ही से मंसूबा बंदी करेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मलिक साहब। मेरे खामोश होने पर उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, दरअसल आप उम्र, ओहदे और तजुर्बे में मुझसे सीनियर हैं ना, इसलिए मैंने कहा था कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं दरहकीकत आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें खोज के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि ये रात हमें जंगल में नहीं गुजारनी। रात की तारीकी फैलने से पहले हमें जंगल से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे जहन में बहुत अच्छा पॉइंट आया है फारूक, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन ये मत समझना कि मैं इस नुक्ते को भूले बैठा हूँ। मैंने एक एक मिनट का हिसाब रखा हुआ है। 12:30 बजे हमने थाना छोड़ा और 1:45 बजे हम जसकानीपुर के नज़दीक से गुजर रहे थे। फिर जैसा कि तुमने देखा 1:30 बजे हम चाय वकुआ पर पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ से हमारी रफ्तार लगभग प्यादों जैसी हो गई और अब दोपहर के 3 से कुछ वक्त आगे बढ़ चुका है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-4:15 बजे तक आगे बढ़ना है। फिर वहाँ कोई पक्की निशानी लगाकर हम वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ किया
और फिर मज़ीद कहा, वापसी के सफ़र में चूँकि हमें किसी का खुरा बुरा नहीं उठाना होगा, लिहाजा ये सफ़र निस्बतन तेज़ रफ्तारी से तय होगा और हम लगभग 4 घंटे के खोजी सफ़र को महज 1.5-पौने 2 घंटे में तय करके जाए वकुआ पर पहुँच जाएंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब हम जाए वारदात पर पहुँचेंगे तो रात का आगाज़ हो चुका होगा, यानी कमोबेश 6-6:15 बज चुके होंगे। मैंने एक मरतबा फिर तवक्कुफ़ किया और मज़ीद कहा, फिर 6:45 बजे जसकानीपुर में और पूरे 7 थाने की 4 दीवारी में कदम रखने के बाद बजेंगे। हम हाथ मुँह धोकर खाना खाएंगे, इशा की नमाज अदा करेंगे और मज़े से सो जाएंगे। अगले रोज़ सुबह से जंगल का रुख करेंगे और इस मरतबा हम अल्लादिता के बताए हुए रास्ते से जंगल में दाखिल होंगे। क्योंकि हमारी तफ्तीश का एक रुख मुतय्यन हो चुका है, हम आज तक की कारकर्दगी से अपने नए सफ़र का आगाज़ करेंगे और चल सो चल। कांस्टेबल आंखें फाड़कर हक्का बक्का मेरी सूरत देखे जा रहा था। मैं खामोश हुआ तो इसे होश आ गया। बड़ी तेज़ी से पलकें झपकाने के बाद उसने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आप इतने एतमाद से किस तरह बातें कर लेते हैं? क्या मतलब? मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, आपने खटाखट उंगलियों पर अगले 24 घंटे का शेड्यूल गिनवा दिया है, जैसे ये सब कुछ आपकी नोके ज़ुबान पर रखा है। आपके लहजे से जो एतमाद झलकता है, इससे यकीन सा होने लगता है कि हूबहू ऐसा ही होगा भी। हमारी गुफ्तगू के दौरान में खोजी अल्लादिता हमसे बेनियाज अपने टेक्निकल काम में मसरूफ़ था। इसके अंदाज और हरकत व सकनात से लगता था जैसे वो अपने काम के अलावा इस दुनिया में मौजूद हर शय को फरामोश कर बैठा हो। इसका ये अमल अपने काम से सच्ची लगन का मज़हर था। मैंने फारूक के उलझननुमा सवाल के जवाब में अल्लादिता की जानिब इशारा करते हुए कहा, फारूक, इस अल्लाह के बंदे को देख रहे हो? उसने खोजी की तरफ देखा और मुतसब्सब लहजे में बोला, जी। तुम्हारी तमाम तर उलझनों और सवालात का जवाब इसके अमल में पोशीदा और इसके हरकत व सकनात से ज़ाहिर हो रहा है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इंसान अगर सच्ची और कड़ी मेहनत से किसी काम में हाथ डाले और इस मकसद के लिए इसकी नीयत भी साफ हो तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। और ये जो कामयाबी होती है ना फारूक, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा और फिर जुमलों को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा, यह अगर यके बाद दीगरे इंसान के हिस्से में आने लगे तो इसके अंदर खुद ब खुद एतमाद की कुव्वत पैदा हो जाती है। फिर वो बड़े एतमाद से बड़ी बड़ी बातें ऐसे करने लगता है जैसे किसी ने इसे इस बात के लिए कोई गारंटी और वारंटी दे रखी हो। इतना बता दूं तुम्हें, कामयाबी के हुसूल के सिलसिले में मैं बड़ा खुशकिस्मत वाक़ हुआ हूँ। यूँ महसूस होता था कि मजीद खरल ने थाने के अमले को अपने सामने ज़बान खोलने से ख़ास तौर पर मना कर रखा था। मेरे दोस्ताना अंदाज को देखते हुए फारूक की झिझक जाती रही और वो खासे हौसले के साथ मुझसे बोला, फ़र्ज़ करें मलिक साहब, अगर आपका सोचा हुआ नतीजा सामने नहीं आता, आपकी मेहनत, लगन और नीयत में कोई फ़र्क नहीं, मगर वो कामयाबी आपके हाथ नहीं आती जिसकी तवक्को पर आप सारा खटराक फैलाते हैं, तो फिर अल्लाह मालिक है। मैंने बेसाख्ता नज़र से उसे देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो फारूक, मैंने गंभीर लहजे में कहा, अगर कुदरत ने सब कुछ इंसान ही के हाथ में दे दिया होता तो फिर वो कादिर मुतलक किससे खेलता? तकदीर के हाथों में इंसान एक खिलौने के मानिंद है। किसी भी खिलौने को एक हद तक इख्तियार होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसी तरह इंसान का इख्तियार भी महदूद है। इसे इसी इख्तियार के अंदर रहते हुए खुलूस नीयत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत और कड़ी कोशिश के साथ खेलना चाहिए। और अगर इस सब के बावजूद भी उसके मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते तो फिर इसे अपना मामला इसी कादिर मुतलक पर छोड़ देना चाहिए जो दिलों के भेद जानता है और नीयतों के अहवाल पहचानता है। जब भी मैंने तुमसे कहा है तो फिर अल्लाह मालिक है। वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। ये बात मेरे तजुर्बे में आई है और इसीलिए तजुर्बे की बात मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूँ कि ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में, चाहे वो छोटे हों या बड़े, अल्लाह की मर्ज़ी और खुशी का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई मामला इख्तियार और गिरफ्त से बाहर निकलने लगे तो इसे अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। वो परवरदिगार किसी भी बंदे का बुरा नहीं चाहता क्योंकि हर बंदा उसका बंदा है।
और कोई भी अपनी शय को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता। 4 बजे के करीब मुझे अपने रास्ते में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने मेरे रगों पे में सनसनी सी दौड़ा दी। इस वक्त तक हम ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि अब हमें वापसी की राह इख्तियार करना चाहिए। मैंने फारूक की तवज्जो उस जानिब मबसूल कराई। देखो वो क्या चीज़ है, वो दरख्तों के बीच क्या पड़ा हुआ है। मैंने ये सवाल महज अपने ख्यालात की तस्दीक के लिए पूछा, वरना मैं तो एक नज़र देखते ही पहचान गया था कि वो क्या हो सकता है। फारूक ने मेरी तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। उसकी आवाज़ में खासा इज़्तिरार पाया जाता था। मलिक साहब, मुझे तो ये कोई सूटकेस लगता है। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने मजबूत लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि ये वही सूटकेस होगा जो मुसल्लह डाकू बारात में से उठाकर अपने साथ ले गए थे। हमारी बाहमी सनसनीखेज गुफ्तगू ने खोजी अल्लादिता को भी मज़कूरा सूटकेस की जानिब मुतवज्जा कर दिया था। लिहाजा वो पहली फुर्सत में खोज खुरे का काम छोड़कर हमारी मैयत में इन दरख्तों की जानिब बढ़ने लगा जिधर वो सूटकेस पड़ा नजर आ रहा था। चंद लम्हात के बाद हम मज़कूरा सूटकेस के सर पर खड़े थे। वो 101% वही सूटकेस था जिसके बारे में अमीर बख्श और सत्तार हुसैन ने मुझे तफसीलन बताया था। गिरे रेड और ब्लैक कलर के इस्तेमाल से तैयार करदा छेकदार रेगजीन का वो सूटकेस मुंह खोले अपनी तबाही और बर्बादी की कहानी सुना रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक वो डाकू गुरूबे आफ्ताब के करीब इस मकाम पर पहुंचे होंगे। वो दिन की आखिरी रोशनी में इसका जायजा लेने के बाद ही आगे बढ़ने का इरादा रखते होंगे। मज़कूरा चेकदार सूटकेस की लंबाई लगभग 3 फीट, चौड़ाई 1.25 फीट और गहराई कम से कम 9 इंच थी। इतने बड़े साइज के सूटकेस को रात की तारीकी में उठाए फिरना, और वो भी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घने जंगल में, कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा उन्होंने इसी मकाम पर सूटकेस का तिया पांचा कर डाला था। सूटकेस को दुल्हन वाली बैलगाड़ी पर सवार कराने से पहले यकीनन लॉक किया गया होगा और उसकी चाबियां भी किसी जिम्मेदार शख्स ने अपने पास संभाल कर रखी होंगी। डाकुओं के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो चाबियों की तलाश में वक्त ज़ाया करते। लिहाजा बीच जंगल में उन्होंने इस सूटकेस का गोया पोस्टमार्टम कर डाला था। मैंने जाए बकुआ सानी पर सिर्फ 15 मिनट सिर्फ किए। फिर इस मकाम पर पाए जाने वाले 2 घेरदार दरख्तों पर मखसूस निशानात बनाए ताकि कल जब हम इस जगह से अपनी खोज वाली कार्रवाई को आगे बढ़ाएं तो हमें किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। फिर पूरी तरह मुतमईन होने के बाद हम वहाँ से वापस आ गए। मजरूब और घायल सूटकेस को मैं इसके बाकी मानदा मकीनों समेत अपने साथ लाना नहीं भूला था। वापसी के सफ़र में भी हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। मौजूद ज़ाहिर है वही निस्फ दर्जन डाकू और इनकी शर्मनाक कार्रवाई ही थी। जब हम चाय बकवा से थोड़े फासले पर ही थे तो धूप ने हमारा साथ छोड़ दिया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था, मगर तनावर और घने दरख्तों ने इसकी अलविदाई किरणों के रास्ते में अपने ठंडे ठार वजूद की रुकावट खड़ी कर दी थी। फ़ज़ा में अचानक खुनकी का तनासुब बढ़ गया था। हम में से सबसे ज़्यादा उम्र खोजी अल्लादिता की थी। वो चंद साल पेशतर 60 के हिंसे को लात मारकर आगे बढ़ चुका था और अब भी वो हमारे साथ चलते हुए सर्दी को लात मारता हुआ ही दिखाई देता था। हम दोनों तो मुनासिब गर्म लिबास पहनकर ही थाने से निकले थे, लेकिन अल्लादिता अपना ट्रेडमार्क मलमल एंड कंपनी लिबास ही में मलबूस था। लिहाजा मैं पूछे बिना न रह सका। अल्लादिता, तुम उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हो, क्या मैं तुम्हें चाचा अल्लादिता कहकर पुकार सकता हूँ? बड़े शौक से जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इसमें पूछने की कौन सी बात है, सब लोग मुझे दित्ता चाचा ही कहते हैं, आप भी कह लिया करें। ठीक है, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें दत्ता चाचा नहीं बल्कि चाचा अल्लादिता कहूँगा, या फिर सिर्फ चाचा। किसी के नाम को बिगाड़ कर पुकारना अच्छी बात नहीं। जो मर्जी जनाब की, वो सादगी से बोला। चाचा, एक बात तो बताओ, मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा। तुम्हें वाकई सर्दी नहीं लगती, या फिर बर्दाश्त करते हो और दूसरों पर यह जाहिर करने की कोशिश करते हो कि मौसम कोई भी हो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे तो लगता है जनाब, फारूक ने मजाक के रंग में कहा, चाचा जी ने बिल्ली खा रखी है।
वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। घोड़े की लगाम फारूक के हाथ में थी और अल्लादित्ता उसके पीछे बैठा हुआ था, जबकि मैं जख्मी सूटकेस के साथ दूसरे घोड़े पर सवार था। खोजी ने फारूक की चोट का बुरा नहीं मनाया और अपने पीले दांतों की नुमाइश करने के बाद धीमे लहजे में बोला, मलिक साहब, बात सिर्फ एहसास की है। इंसान गर्मी और सर्दी को जितना ज़्यादा महसूस करता है, ये मौसम उस पर उतने ही असरअंदाज होते हैं। मैं भी इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लिहाजा ये भले मानस मुझे भी ज़्यादा तंग नहीं करते, मगर मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। इज़्तिरारी लहजे में मैंने इससे पूछा, चाचा, अगर तुम अपनी सेहत का राज बल्कि बर्दाश्त का राज मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है, वरना मैं नहीं मान सकता कि महज महसूस करने या ना करने से मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होती हो। अब देखो ना। मैंने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ। मेरे मुकाबले में तुम मलमल के कुर्ते में हो और मौसम की शिद्दत से बेनियाज दिखाई देते हो। मैं किस तरह ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि फ़ज़ा में इस वक्त ठंडक बिल्कुल नहीं है। ये सारा चक्कर हरारत के इखराज का है थानेदार साहब। हरारत का इखराज? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। ये कौन सा चक्कर है? वो वजाहत करते हुए बोला, इंसान का जिस्म हर वक्त हरारत खारिज करता रहता है। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस इखराज पर कंट्रोल हासिल कर ले तो फिर इसे सर्दियों में ना तो गर्म कपड़े पहनने की हाजत रहती है और ना ही गर्मियों में वो बारीक लिबास की तरफ दौड़ता है। गर्म लिबास जिस्म में से खारिज होने वाली हरारत को रोक कर हमें गरमाइश पहुँचाता है, वो बज़ाते खुद गर्म नहीं होता। इसी तरह बारीक और हल्का फुल्का कपड़ा ठंडा नहीं होता, बल्कि वो जिस्मानी हरारत के इखराज को ज़्यादा से ज़्यादा निकलने का मौका फराहम करता है। चाचा, तुम्हारी बात दिल को लगती है और ज़हन भी इसे तस्लीम करने को आमादा नज़र आता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन जिस्म से खारिज होने वाली हरारत पर कंट्रोल क्यों कर हासिल किया जा सकता है? ज़रा इसकी भी तो वजाहत कर दो। बहुत सादा सा अमल है, लेकिन इसके लिए मश्क की ज़रूरत है। वो बड़े रसान से बोला, अगर इंसान अपनी सांसों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो फिर इसे ज़िंदगी के बेशतर मामलात पर खुद ब खुद कंट्रोल हासिल हो जाता है। सांस खींचने और छोड़ने में अगर तवाज़ुन कायम हो जाए तो समझो सत्तई खैरा। फिर मेरी फरमाइश पर उसने सांस लेने की वो मखसूस टेक्निक भी मुझे बता दी, जिसकी मुनासिब मश्क के बाद जिस्म से हीट के अखराज को कंट्रोल करके 7 किस्म की खैरियत हासिल की जा सकती है। वो बुढ़ा बाबा एक बना बनाया तजुर्बेकार योगी था। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने कोई बिल्ली विल्ली नहीं खाई हुई? फारूक ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। मैंने पूछा, हाँ चाचा, ये बिल्ली खाने का क्या शोशा है? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये शोशा मैंने भी सुन रखा है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिल्ली का गोश्त खा ले तो फिर इसे बर्फ़ के पहाड़ पर बैठकर भी सर्दी महसूस नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात की हकीकत किस्से कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। हम इसी तरह बातचीत के सहारे ठीक 7 बजे रात थाने पहुंच गए। अगले रोज़ हम तीनों अपने मिशन पर रवाना होने वाले थे कि बारिश शुरू हो गई। आसमान पर तो रात ही से अच्छे खासे बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि बारिश भी हो जाएगी। उसूली तौर पर यह बारिश हमारे मिशन के लिए बहुत ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित होती, इसलिए फारूक ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, लें जी, हो गया कबाड़ा। इस बारिश ने तो हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरखुरदार, मैंने इसकी जानिब देखते हुए कहा, बारिश का काम ही पानी फेरना है। वो ये नहीं देखती कि किसने ज़मीन पर मेहनत कर रखी है या नहीं। लेकिन जनाब, हमारा मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? फारूक इस बारिश से खासा परेशान दिखाई देता था। हमने अब तक खुरा उठाने के सिलसिले में जो कारकर्दगी दिखाई है, इसके आगे रास्ता बंद हो गया है। ज़मीन गीली हो जाने के बाइस जंगल में मज़ीद खुरा निकालना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर एक आध दिन बारिश न होती तो हम अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो चुके होते। कुदरत के कामों का अपना एक मखसूस शेड्यूल होता है फारूक।
मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बारिश जो बूंदाबांदी से शुरू हुई थी अब शिद्दत पकड़ती नजर आ रही थी और वो कादिर मुतलक अपने मामलात का शेड्यूल तैयार करते हुए किसी से सलाह मशवरा नहीं करता। इसकी मर्जी है कि बारिश हो तो बारिश होकर रहेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पुत्र, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लादित्ता ने फारूक की तरफ देखते हुए तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैंने इन डाकुओं का जहाँ तक खुरा उठाया है, इसकी रोशनी में अपने तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि वो बदमाश लुटेरे मगरबी सिमत में सीधे सफ़र करते हुए जंगल से बाहर निकले होंगे और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि उन्होंने कोट फरमान अली का रुख किया होगा। उसने चंद लम्हे रुककर दो चार गहरी सांसें लीं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैं किसी किस्म का दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर थानेदार साहब कोट फरमान अली से अपनी बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ करें तो कामयाबी की कोई किरण नज़र आ सकती है। फारूक ने बददिली से कहा, हाँ, ऐसा इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वो लोग जंगल में से निकलने के बाद सीधे फरमान अली के कोट गए हों, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो जंगल के किनारे के साथ साथ कहीं और भी तो निकल सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है फारूक, यहाँ तो सिर्फ इम्कानात की बात हो रही है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम अपने जहन को ज़्यादा नहीं उलझाओ, इंशाअल्लाह हमें अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई राह नज़र आ ही जाएगी, इंशाअल्लाह, खोजी अल्लादित्ता ने तहे दिल से कहा। इसी लम्हे कांस्टेबल मंसूर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और इत्तला देने वाले अंदाज में मुझसे बोला, मलिक साहब, 4 बंदे आपसे मिलने आए हैं। कौन है वो लोग? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की जानिब देखा। और इस बरसती बारिश में वो कहाँ से आए हैं? जनाब, इनका ताल्लुक इसी बारात से है जिसे डाकुओं ने लूट लिया था, कांस्टेबल मंसूर ने जवाब दिया। ओह, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए जल्दी से कहा, ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो। मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि कल रात जब हम जंगल से वापस लौटे थे तो एएसआई एजाज हुसैन मेरे इंतज़ार में था। थाने में वो मौजूद था और उसकी ज़बानी मुझे पता चला था कि सपहर में जिन मुतासिरीन बारात को मैंने थाने में बयानात की गर्ज से बुलवाया था वो नहीं पहुँचे थे। इस बात पर मुझे हैरत हुई थी, लेकिन ये सोचते हुए मैंने इस मामले को इशू बनाने की कोशिश नहीं की कि शादी वाला घर है, हो सकता है वो लोग किसी भी वजह से ना आ पाए हों। वैसे ये अजीब सा महसूस हो रहा था कि वो साफ मौसम में तो आए नहीं और बरसती बारिश में इधर आ निकले थे। कांस्टेबल ने जिन 4 मुलाकातियों का जिक्र किया वो अगले ही लम्हे मेरे कमरे में दाखिल हो गए। इनमें से 2 तो अमीर बख्श और सत्तार हुसैन थे और बाकी 2 झूरा और झारा थे। चौधरी सुल्तान के इन 2 खास बंदों को देखकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि वो लोग 2 रोज़ पहले बारात में शामिल नहीं थे और मैंने जाए वक़ूआ पर अमीर बख्श और सत्तार हुसैन को खुसूसी तौर पर हिदायत की थी कि वो बयानात के लिए और गवाही के लिए अपने हमरा इन मोतबर अफराद को ले आएँ जो बारात में शामिल और इस अंदोनाक वाक़ये के चश्मदीद गवाह हों। ये सारी भाग दौड़ में डाकुओं तक रसाई हासिल करने के लिए ही कर रहा था। बहरहाल मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा। वो बैठ चुके तो सत्तार हुसैन ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, इन मरदूद डाकुओं का कोई सुराग मिला कि नहीं? सुराग तो मिला है सत्तार हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्या सुराग मिला है सरकार? झारा ने बेताबी से पूछा। मैं झारा की बेचैनी पर चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने सुराग के हवाले से सत्तार हुसैन को बताया था और मज़ीद सवाल भी इसी को करना चाहिए था या ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बख्श मुझसे ये बात पूछ सकता था। झारा की बेकली बेसबब थी, लिहाजा मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, झारा, तुम तो गालिबन इस बारात में शामिल नहीं थे जिस पर मुसल्लह डाकुओं ने हमला किया था? जी हाँ, ये बात मैंने आपको परसों भी बताई थी, वो जल्दी से बोला। मैं और झूरा चौधरी साहब के एक ज़रूरी काम से एक दिन पहले ही उधर कोट फरमान अली गए हुए थे, इसीलिए जब्बार हुसैन की शादी में शरीक नहीं हुए थे। कोट फरमान अली, मैंने ज़ेरे लब दोहराया। झूरे की पेश करदा वजाहत ने मुझे याद दिला दिया कि परसों जब एजाज हुसैन ने कोट फरमान अली का जिक्र किया था तो मैं चौंका क्यों था। मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुन रखा है, पर कहाँ। ये उस वक्त
میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ نام جھورا اور چھارا ہی سے سنا تھا۔ کیا ہوا تھانے دار صاحب؟ امیر بخش نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کوٹ فرمان علی کے ذکر پر اس طرح چونک کیوں گئے؟ کیا ڈاکوؤں کے سراغ کا تعلق کسی حوالے سے کوٹ فرمان علی سے جڑا ہے؟ امیر بخش نے بڑا کانٹے دار اور بروقت سوال کیا تھا، لیکن چونکہ میرا ذہن جھورا اور چھارا کی طرف سے ٹھٹک چکا تھا، لہٰذا اپنے چونکنے کا سبب بیان کرنے کے بجائے میں نے الٹا اسی کو لتاڑ ڈالا۔ امیر بخش، شاید تم لوگوں نے میری ہدایت کو یاد نہیں رکھا۔ یاد ہے جائے وقوعہ پر میں نے تمہیں کیا تاکید کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، امیر بخش کے بجائے ستار حسین نے جواب دیا۔ لیکن جناب، ہم چودھری صاحب کی بات بھی نہیں ٹال سکتے۔ چودھری سلطان ہمارے گاؤں کے مالک و مختار ہیں، انہوں نے ہی اپنے ان خاص بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن تم لوگ تو گزشتہ روز سپیر میں ہی آنے والے تھے، میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ کیا یہ تاخیر بھی چودھری سلطان علی کے کہنے پر کی گئی ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ کل ولیمے کی تقریب میں چودھری صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، اسی وجہ سے کھانا بھی وقت مقررہ سے لیٹ شروع کیا گیا۔ جب ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے تو 3:30 بج چکے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ آج صبح ہم سلطان آباد سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسکانی پور پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اس لیے بھیگتے بھگاتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حالانکہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، حالانکہ امیر بخش نے بہت زور مارا کہ جسکانی پور میں رک کر بارش تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر تھانے چلیں گے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دیگر لوگوں کو جسکانی پور میں چھوڑ کر ہم ادھر آ گئے ہیں۔ دیگر کون لوگ؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ جی، سائقہ اور جبار بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ایک رواج ہوتا ہے نا جناب کہ دولہا اور دلہن ولیمے کے بعد دلہن کے گھر میں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جھورے نے جلدی سے کہا، جناب آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، دولہا دلہن جسکانی پور آ رہے تھے، چودھری صاحب نے ان کی حفاظت کی خاطر باڈی گارڈز کے طور پر ہمیں بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ میرا دماغ ان لمحات میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ جھورا اور چھارا جبار حسین کی شادی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ایک روز پہلے چودھری نے انہیں اپنے کسی ضروری کام سے کوٹ فرمان علی بھیج دیا تھا۔ امیر بخش اور ستار حسین کل سپیر میں محض اس لیے مجھ سے ملنے تھانے نہیں آ سکے تھے کہ ادھر سلطان آباد میں چودھری سلطان کو ولیمے کی تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اب جھورا اور چھارا ان لوگوں کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو، لیکن میری چھٹی اس بات پر مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چودھری سلطان اور اس کے خاص بندے جھورا اور چھارا کرداروں کے حوالے سے غیر اہم نہیں ہیں۔ چھٹی اس کی پکار پر چونکہ واضح نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہی تمام تر الجھن زدہ خیالات کے ساتھ میں نے جھورا کی وضاحت کے جواب میں کہا، جوان، میں آپ لوگوں کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہوں، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم دولہا دلہن کے ساتھ آ گئے، کاش 2 روز پہلے تم دونوں بارات میں بھی شامل ہوتے، تو پھر تم جیسے مسلح بہادروں کی موجودگی میں ڈاکوؤں کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوتی اور دونوں خاندان اس تباہی و بربادی سے بچ جاتے۔ چھارا نے کہا، جناب جو برائی مقدر میں لکھی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں محفوظ ہیں اور عزتیں بھی۔ جھورا نے گرہ لگاتے ہوئے کہا، اس بارات میں دلہن کے علاوہ اچھی خاصی عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں، اگر وہ بدمعاش کسی قسم کی بدتمیزی پر اتر آتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے ان کے ذہنوں کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک خاص مقصد سے کہا، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد مزید کہا،
मेरा ख्याल है कि अब बयानात का सिलसिला शुरू किया जाए। तुम सब लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं बारी बारी तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। वो चारों उठे और कोई सवाल किए बगैर मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने फारूक से कहा, फारूक, मैं इन दोनों छुरा और छारा नामी मुस्टंडों की मुकम्मल निगरानी चाहता हूँ। वो कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं और क्या करते हैं, मुझे सब पता चलना चाहिए। क्या तुम सादा लिबास में रहते हुए ये ड्यूटी सरअंजाम दे सकते हो? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके पूछा। अगर तुम इस टास्क के लिए तैयार हो तो फौरन मुझे बताओ। तुम चाहो तो अपने साथ किसी काबिले भरोसा कांस्टेबल को भी रख सकते हो। मुझे नताइज चाहिए, मुस्बित नताइज। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, बल्कि अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो सीने पर हाथ रखकर जोशीले अंदाज में बोला, मुझे ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन इस काम के लिए मुझे अभी और इसी वक्त सुल्तानाबाद रवाना होना होगा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, ये दोनों जैसा कि आप समझ रहे हैं सुनगुल लेने सुल्तानाबाद से इधर आए हैं, लिहाजा जल्द ही वापस भी जाएंगे। ज़्यादा इम्कान यही है कि सत्तार हुसैन और दूल्हा दुल्हन के साथ ही जाएंगे। अगर ये किसी किस्म की कार्रवाई में मुलव्विस हैं, जैसा कि आपको खदशा है और मुझे भी शक है, तो इस मामले के डांडे सुल्तानाबाद से कोट फरमान अली तक देखे जा सकते हैं। लिहाजा इन पर निगाह रखने के लिए मुझे फौरी तौर पर इस इलाके की तरफ निकलना होगा। वैसे भी, उसने चंद लम्हात का तवक्कुफ करके इजाफा करते हुए कहा, इधर सुल्तानाबाद में मेरी एक खाला रहती है, मुझे वहाँ खपने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं अपने साथ कांस्टेबल सिद्दीक को ले जाऊँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा मलिक साहब। फारूक बिल्कुल ठीक कह रहा है मलिक साहब, अल्लादित्ता ने माहिराना अंदाज में कहा। मैं भी इन्हीं खुतूत पर सोच रहा हूँ कि ये छुरा और छारा बिला मकसद यहाँ तक नहीं आए। इनकी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए फारूक की तजवीज़ मुनासिब है। तो ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम जब चाहो रवाना हो सकते हो। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसके अंदाज में बड़ा जोश और वलवला पाया जाता था। इसकी देखा देखी अल्लादित्ता ने भी सीट छोड़ दी और ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आप तन्हाई में बैठकर बारी बारी इन लोगों के बयानात लें, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। ठीक है, तुम लोग जाओ और सबसे पहले अमीर बख्श को मेरे पास भेज दो। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया और थोड़ी देर के बाद दुल्हन का चचा अमीर बख्श मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे बताया कि चौधरी सुल्तान के भेजे हुए दोनों बंदों पर मुझे शक है। अगर वो राजदारी का वादा करे तो मैं इसे चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ। वो फौरन मेरे ख्यालात की गिरफ्त में आ गया और गहरी संजीदगी से बोला, थानेदार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये बंदे अच्छे नहीं लगे। कोई बात इसलिए नहीं की कि कहीं सत्तार को बुरी ना लग जाए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन आपसे किए हुए वादे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अमीर बख्श। मैंने तारीफी नज़र से इसे देखा और कहा, आओ अब मैं तुम्हें वो सुराग दिखाता हूँ जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। वो हमतन गोश होकर मुझे देखने लगा। मैंने वो टूटा फूटा सूटकेस मुलाहिजे के लिए उसके सामने रख दिया जो हमें घने जंगल से मिला था। वो सूटकेस को देखते ही पहचान गया और तशवीश भरे लहजे में बोला, ये सूटकेस हमने ही सायका के साथ भेजा था। इसके अंदर कीमती मलबूसात और चंद तलाई जेवरात रखे हुए थे, मगर अब तो ये भाई भाई कर रहा है। इसका सामान कहाँ गया और ये आपको कहाँ से मिला है? मैंने इसके सवालात के जवाब में बताया कि वो सूटकेस हमें कहाँ से मिला था और फिर कहा, इसका सामान वही लुटेरे अपने साथ ले गए हैं जिन्होंने 2 रोज़ पहले तुम्हारी भतीजी की बारात को लूटा था। मैंने खोजी की मदद से डाकुओं का जोखुरा निकलवाया है। इसके मुताबिक वो लोग जंगल के मगरबी किनारे से बाहर निकलकर कोट फरमान अली की तरफ गए थे और ये दोनों सरकारी सांड भी शादी से एक दिन पहले चौधरी सुल्तान के किसी काम से इधर ही गए हुए थे। इसलिए मैं इस केस की इब्तिदाई कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को बड़ी वजाहत से समझ गया हूँ थानेदार साहब,
वो ठोस लहजे में बोला, अब ये भी बता दे कि मुझे बाहर जाकर इन लोगों से क्या कहना है। सूटकेस का कोई जिक्र नहीं करना। ये बताना ज़रूरी है कि मैंने डाकुओं का जो खुरा उठाया है, इसके मुताबिक वो लोग जंगल के शुमाली किनारे से बाहर निकलकर चक सेफ की तरफ गए हैं, और ये कि अब मैं डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए चक सेफ में छापे मारने का इरादा रखता हूँ। मैं भी इनको यही बताऊंगा। इस तरह वो मुतमईन रहेंगे और मुझे इनकी असलियत तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दुश्वारी नहीं उठाना पड़ेगी। ठीक है जी, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बताएं, मैं बाहर जाकर किसको आपके पास भेजूं? अपने हम मनसब सत्तार हुसैन को, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक सत्तार हुसैन को ट्रीट किया और इसके बाद छुरा और छारा को एक साथ अपने पास बुला लिया। वो इस बात पर उलझे हुए थे कि मैं इनके बयानात क्यों लेना चाहता हूँ। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ये एक मामूल की कार्रवाई है। तुम लोग बारात में शामिल तो नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों की तरह तुम्हारी यही ख्वाहिश होगी कि खुदसर डाकुओं का वो शैतानी टोला कम से कम और जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बैक ज़बान होकर बोले, हम भी यही चाहते हैं। फिर उन्होंने बड़े इश्तियाक से इस सुराग के हवाले से इस्तफसार किया जिसका मैं उनके सामने जिक्र कर चुका था, और मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्हें चक सेफ वाली कहानी सुनाकर मुतमईन कर दिया। फिर पूछा, चौधरी सुल्तान ने आप लोगों को कोट फरमान अली किस काम से भेजा था? जवाब देने से पहले उन्होंने मायनाखेज नज़र से एक दूसरे को देखा। फिर झूरे ने संभले हुए लहजे में बताया, इधर कोट फरमान अली में चौधरी साहब की छोटी बहन ब्याही हुई है। उसका नाम सफूरा और उसके शौहर का नाम चौधरी खलीक है। चौधरी सुल्तान ने अपनी बेटी के लिए चंद तोहफे भेजे थे जो हम वहाँ पहुँचाने गए थे। बस इतनी सी बात है। अच्छा अच्छा, मैंने सरसरी से लहजे में कहा। फिर दरख्वास्त करने वाले अंदाज में इन्हें मुखातिब करते हुए इजाफा किया, छुरा छारा, तुम लोग अपनी आंखें और कान खुले रखना, और अगर इन डाकुओं के बारे में कोई सुनगुन मिले तो फौरन मुझे इतला देना। वो दोनों मेरे बिछाए हुए जाल में आ गए और बड़ी मक्कारी से मुस्कुराते हुए एक के बाद दीगरे बोले, आप फिक्र ही न करें जनाब, इस सिलसिले में हम आपसे पूरा ताउन करेंगे। मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी और एक फौरी ख्याल के तहत अल्लादिता को अपने पास बुला लिया। वो मेरे सामने हाजिर होने के बाद बोला, हुक्म मलिक साहब, झूरा और छारा का खुरा उठाना है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास न हो। मैंने इन्हें मुतलिक एहसास नहीं होने दिया जनाब, वो मायनाखेज लहजे में बोला। क्या मतलब? अल्फाज मेरे हलक में अटक कर रह गए। मैंने कांस्टेबल फारूक को भी सुल्तानाबाद जाने से रोक दिया है। वो बदस्तूर मायनाखेज लहजे में बोला, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो अल्लादिता? मैंने उसकी उलझन में इजाफा किया। यही कि वो गंभीर अंदाज में बोला, आप अभी अपनी कुर्सी से उठें और इससे पहले कि वो दोनों डशकरे थाने के अहाते से बाहर कदम रखें, इन्हें हथकड़ियाँ पहना दें। 6 डाकुओं के इस गिरोह में ये दोनों भी शामिल थे। जब छुरा और छारा मेरे कमरे में मसरूफ़ थे तो खोजी अल्लादिता ने थाने के मुख्तलिफ हिस्सों में से इनका खुरा हासिल कर लिया था। ये काम उसने बड़ी होशियारी और चाबुक दस्ती से किया था। जंगल के जिस मकाम पर हमें वो सूटकेस पड़ा हुआ मिला था, इधर इन डाकुओं के कदमों के निशानात भी पाए गए थे। उन्होंने घोड़ों से नीचे उतरने के बाद ही सूटकेस का पोस्टमार्टम किया था। वो खुरा अल्लादिता के जहन से चिपक कर रह गया था, लिहाजा इसे छुरा और छारा के खुरे को शनाख्त करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। जब छुरा और छारा को ज़ेरे तफ्तीश लाकर मैंने चंद फार्मूले आजमाए तो इनकी बंद ज़बानों के कुफ्ल खुल गए और उन्होंने अपने काले करतूतों की सारी कहानी तफसील से बयान कर दी। इनकी निशानदही पर मैंने इनके मज़ीद 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन चारों का ताल्लुक कोट फरमान अली नामी गाँव से था। इसी तफ्तीश के दौरान में सबसे ज़्यादा सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि इन डाकुओं लुटेरों की मुकम्मल पुश्तपनाही चौधरी सुल्तान किया करता था और लूट मार के इस कारोबार में वो भी इनका बराबर का हिस्सेदार था। मैंने इस केस के तमाम मनफी किरदारों को इनके जुराइम के मुताबिक सज़ाएं दिलवाने में कोई कसर न छोड़ी। मैं मज़ीद
जितना अरसा भी इस इलाके में रहा, चोरी और डकैती की कोई और वारदात सुनने और देखने में नहीं आई। किसी ने सच कहा है कि चोर को नहीं मारो, इसकी माँ को ख़त्म करो, ताकि आइंदा कोई चोर पैदा न हो। मैंने भी इसी कहावत पर अमल करते हुए डाकुओं की अम्मा जान चौधरी सुल्तान को जेल की दीवारों के पीछे पहुंचा दिया था।